मेरे मालिक की बेटी आधी रात को घोड़े के अस्तबल में जाती तो अंदर से सिसकियों की आवाज़ आती और पसीने में तैर रहती। एक रात मेरे होश उड़ गए। मेरे मालिक की बेटी घोड़े के साथ मुझे इराक आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। मुझे यहाँ एक अच्छी जॉब ऑफर हुई थी। तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। इसलिए मैंने अपने शहर कानपुर की बजाय यहाँ काम करने के लिए सोचा। लेकिन सारा मामला मेरे रहने का था। यहाँ पर रहना बहुत ही महंगा पड़ता था। अगर मैं अपने रहने का इंतज़ाम अपने खर्च से करता तो कानपुर कुछ भी नहीं भेज पाता। मेरी सारी तनख्वाह शायद इराक में ही खर्च हो जाती। इसलिए मैं एक सस्ती जगह ढूंढने के चक्कर में था कि तभी मेरे ऑफिस की मैनेजर ने मेरा यह मसला भी हल कर दिया। कहने लगा, हमारा बहुत बड़ा घर है, वहाँ पर एक जगह बिल्कुल खाली है। हम तुम्हें वह किराए पर दे देंगे और उसका किराया भी बहुत कम लेंगे। यह सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने कुछ पैसे उस मैनेजर को एडवांस में दे दिए और उसके घर उसके साथ ही चला गया। उसका घर काफ़ी बड़ा था। वह पर एक छोटा सा लॉन था और एक बैठक अलग ही एक कोने में बनी हुई थी। घर से इसका कोई ताल्लुकात न था। घर के पिछले तरफ एक बहुत बड़ा अस्तबल भी था जहाँ अच्छे नस्ल के घोड़े पाले हुए थे। मैंने अपना सामान इस कमरे में रख दिया और खाने पीने की मुझे कोई भी फिक्र न थी। सब कुछ इस मैनेजर की जिम्मेदारी थी। मैं तो काफ़ी सुकून से हो गया था। मुझे घर जैसा माहौल मिल गया था और वह भी बहुत कम पैसे में। और फिर इस कमरे का दरवाज़ा खोलते ही बाहर की खूबसूरती देखकर तबीयत बाग-बाग हो जाती थी। शाम की चाय के बाद अपने कमरे के अंदर बैठकर ही ऑफिस का कुछ काम लैपटॉप पर करने लगा। कमरे के पीछे का दरवाज़ा शीशे का था और पूरे कमरे में जगह-जगह खिड़कियां लगी हुई थी, जिससे कि पूरा लॉन नज़र आता था। यहाँ रहते हुए मुझे बस कुछ ही दिन हुए थे और उन दिनों में मुझे मालूम ना था कि मैनेजर के घर में कौन-कौन रहता है। एक तो मैंने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया था और दूसरा मैं अभी तक किसी को लॉन में रहते उठते बैठते नहीं देखा था कि मुझे अंदाज़ा होता कि मैं अपने कमरे में बैठा था। अगले दिन छुट्टी सी, इसलिए मैं लैपटॉप पर काफ़ी देर तक काम में बिजी था। खिड़कियाँ सारी खुली हुई थीं। ताज़ा हवा दिल को सुकून पहुँचा रही थी। जब मुझे कमरे के बाहर कुछ आहट की आवाज़ और रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, इसलिए चारों तरफ सनसनाहट था, इसलिए ज़रा-सी आहट भी सुनाई दे देती थी। मैंने चौंक कर देखा तो एक लड़की मुझे नज़र आई। देखने में तो वह लड़की ही लग रही थी, जो ट्राउज़र और कुर्ती में थी। मैं कुर्सी पर बैठे-बैठे ही उसे देख रहा था। पहले इस लड़की ने अजीब नज़रों से पूरे लॉन को देखा। मुझे यह बात उसकी बड़ी अजीब लग रही थी। मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और खिड़की के पास खड़ा हो गया। मेरे कमरे में सिर्फ लाइट बल्ब जल रहा था। मैं सिगरेट का शौकीन था, इसलिए उस वक्त सिगरेट भी पी रहा था। मैंने खिड़की के पास जाकर देखा, उस लड़की के बाल खुले हुए थे, जो कमर तक आ रहे थे। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसका चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन उसके हाथों की सफ़ेद रंगत को देखकर समझ आ गया था कि वह लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी। लेकिन रात के इस वक्त बैलून में खड़ी क्या ताकझाक कर रही थी। इस लड़की ने पूरे लॉन में नज़र दौड़ाई। शुक्र था कि उसने मेरे कमरे की तरफ नहीं देखा, वरना मैं इसे नज़र आ जाता। मैंने देखा वह लड़की धीरे से कदम उठाती हुई इस बंगले की पीछे तरफ जाने लगी, जहाँ पर घोड़े का अस्तबल था। मैंने अपने हाथ पर अपनी पहनी हुई घड़ी देखी तो इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस वक्त यह लड़की चोरी छुपे दूसरे तरफ अस्तबल में क्या करने जा रही है, वह भी ऐसे चोरों की तरह। क्यों उसने पूरे लॉन में ऐसे ही देखा था कि जैसे उसे कोई देख न ले। वह छुपकर पीछे की तरफ जा रही थी।
मैं भी उस लड़की के पीछे जाने लगा। वह कपड़े से तो मुझे नौकरानी नहीं लग रही थी, शायद मैनेजर की बेटी थी या फिर कोई और। मैनेजर जब तकरीबन 50 या 55 के लगभग उम्र का था और यह लड़की मुझे देखने में 20 या 21 साल के ऊपर की नहीं लग रही थी। मैं सिगरेट पी रहा था और इसी लड़की के बारे में सोच रहा था। रात की इस वक्त वह पीछे अस्तबल में क्या करने आ गई थी। वहाँ इस वक्त बड़ा घोड़े के अस्तबल और कोई नहीं था। घोड़े की देखभाल के लिए भी मैनेजर ने जिसे रखा था वह भी रात होती तो चला जाता था। सुबह मेरी तो छुट्टी थी, इसलिए मैंने सोचा कि देखता हूँ कि लड़की वापस कब आती है। मैं सिगरेट पीता रहा और खिड़की पर खड़ा रहा। मुझे एहसास होने लगा कि अगर वह आई तो सामने उसकी नज़र बैठक पर ही पड़ेगी और वह मुझे देख लेगी। मैंने बल्ब बंद कर दिया और बैठक में दोबारा अंधेरा था। मैं खिड़की के पास जाकर दोबारा खड़ा हो गया। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बज चुके थे। वह लड़की वापस नहीं आई थी। उन 3 घंटों में मैंने दिल में कई बार यह सवाल उठने लगा कि क्यों ना मैं चोरी छुपे पीछे जाकर देखूं कि अस्तबल में करती क्या है। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अगर उसने मुझे देख लिया तो क्या सोचेगी, मैं क्यों उसका पीछा कर रहा हूँ। यह एक गलत बात थी। पर हर 4 घंटे बाद जब हल्की हल्की रोशनी आसमान पर फैलने लगी तब वह बाहर आई। उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे, जैसे ना जाने ऐसा क्या करने आई हो, इसलिए पूरे कुर्ती और ट्राउजर गीले हो चुके थे। उसने दोबारा से लॉन में एक नज़र दौड़ाई और चली गई। मेरे दिल में एक अजीब ख्याल ने जन्म लिया था। मैं रात को बहुत देर से सोया, इसलिए बड़ी मुश्किल से सुबह मेरी आँख खुली और जब देखा तो नौकरानी थी जो मेरे लिए नाश्ता लेकर आई थी। आज भी उसके हाथ में ट्रे थी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो उसने नाश्ते की ट्रे पास में टेबल पर रख दिया और कहने लगी, आज क्या घोड़े बेचकर सो रहे थे? कब से दरवाज़ा पीट रही हूँ। मुझे क्या कोई और काम नहीं है जो यहाँ पर खड़ी हुई तुम्हें जगाती रहूं कि लाट साहब उठेंगे और कब नाश्ता करेंगे। नौकरानी की तेवर काफ़ी बिगड़े हुए थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, आई एम सॉरी, रात को काम ज़्यादा था इसलिए देर से सोया था। वह कहने लगी, ऐसे देर को सोओगे तो फिर भूखे ही रह जाओगे। इससे पहले कि वह जाती तो मुझे रात वाली लड़की का ख्याल आया। मैंने सोचा नौकरानी को तो पता होगा कि वह लड़की कौन है। मेरे सवाल पर जो उसने मुझे बताया मैं तो तुरंत हैरान रह गया था। मैंने कहा कि मैनेजर साहब की कितने बच्चे हैं। वह कहने लगी, मुझे क्या पता, इस घर में रहते हैं, जाहिर है उसकी कोई बीवी बच्चे भी होंगे। वह नौकरानी कहने लगी, यह मैनेजर का घर नहीं है, मुझे क्या पता कि उसके कितने बच्चे हैं, क्या है, क्या चक्कर है और यह खुद इस घर में क्यों रह रहा है, यह किसका घर है। यह सब बातें अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं एक इंजीनियर था, मुझे साइट का काम करने को मिला था, इस जिसके लिए मैंने नक्शा भी बना लिया था। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जहाँ पर हमें अर्टोफेंट एस्ट्रीमिट पुल मार्केट वगैरह बनानी थी। मैंने जैसे वह बहुत सारे इंजीनियर इसी काम में लगे हुए थे। मैं अभी नाश्ता भी नहीं किया था कि तभी मैनेजर आ धमका और कहने लगा, चलो काम के लिए निकलते हैं। मैंने कहा, जी हाँ, बस नाश्ता कर लो, उसके बाद चलते हैं। नाश्ते के बाद मैं उस मैनेजर के साथ वह जगह देखने चला गया जहाँ पर हमें काम करना था। वहीं मैं बातों बातों में मैनेजर से पूछ ली कि यह घर किसका है, तो कहने लगा, यह मेरे सर का घर है। वह कई सालों तक बाहर देश का काम देखते हैं, इसलिए वह बाहर होते हैं और फिर मुझे उनके घर पर रहना पड़ता है। फिर मुझे वह लड़की याद आ गई। मैंने कहा, मैनेजर साहब, क्या आपकी बीवी बच्चे भी यही रहते हैं? वह कहने लगे, कौन सी बीवी बच्चे, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। तो मैंने पूछा, मैनेजर साहब, तो फिर इस घर में जो लड़की रहती है वह कौन है? उसने पहले तो मुझे शक की भरी निगाहों से देखा, लेकिन फिर उसने कहा कि
वह मेरी मालिक की बेटी है। मालिक यहाँ नहीं होते हैं तो मैं उसकी देखभाल करता हूँ, इसलिए वह मुझे चाचा चाचा कहती रहती है। बड़ी प्यारी बच्ची है। मेरा एक मसला तो हल हो गया। एक लड़की बस की बेटी थी, लेकिन एक बात अभी भी दिमाग को उलझा रहा था कि वह रात के वक्त पीछे अस्तबल में क्या करने जाती थी। पहले मैंने सोचा कि अभी मैनेजर से पूछ लूं, लेकिन फिर मैंने कुछ भी ना कहा, क्योंकि जिस तरह से वह लड़की जा रही थी, लग रहा था कि सबसे छुपकर वह कोई काम करती है। लेकिन एक सवाल है जो मुझे तंग करने लगा कि जब वह पूरे घर की मालकिन थी, तो उसे किस बात का डर था? वह क्यों छुप-छुप कर पीछे इस अस्तबल में जाती है? वह तो खुले आम भी चाहे जा सकती है। हम लोग शाम के 7 बजे वापस आए थे। मैंने खाना खाया और रात की काफ़ी वक्त मैंने अपनी बैठक में बिताई थी। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉफ़ी मेजर था। मैं कॉफ़ी बनाया और उस लड़की का इंतज़ार करने लगा। हालाँकि सुबह मेरी ऑफ़िस जाना था, लेकिन फिर भी मुझे इस लड़की का इंतज़ार था। मुझे लगा जैसे आज वहाँ फिर आएगी, और वही हुआ था। रात के ठीक 2 बजे वह लड़की फिर से यूं ही ट्राउजर और कुर्ती में बाहर आई थी, और पूरे लॉन को उसने ऐसे देखा जैसे यहाँ जानना चाहती रही हो कि कोई उसे देख न ले। अब धीरे धीरे कदम उठाते हुए वह पीछे अस्तबल की तरफ चल गई। मेरा दिल में ख्याल आया कि आज तो मैं उसका पीछा करके देख लूं कि आखिर यह पीछे अस्तबल में करती क्या है। लेकिन फिर मुझे यह भी ख्याल आने लगा कि मुझे सुबह ऑफिस जाना है। अगर मैं देर से उठा तो मैनेजर मेरी अच्छी खासी खबर लेगा। मैंने कहा कि मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है। वह क्या करती है और क्या नहीं करती है, बॉस की बेटी है। अगर उसने मुझे देख लिया और मेरी शिकायत अपने बाबा से लगा दी, तो मुझे तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन मुझे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है। मैं उठकर जैसे ही बाहर आने लगा, तो उस लड़की को तेजी से लॉन में आते देखकर वहीं चौंक कर रुक गया। उसने पूरे लॉन में नजरें घुमाई और फिर पीछे अस्तबल की तरफ बढ़ गई। मैं उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि मैनेजर उसके पीछे गया, और पीछे से उस लड़की का हाथ पकड़कर वह चौंक कर बोली, कौन है? मैनेजर ने कहा, मैं हूँ। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? खबरदार, जो रात के वक्त तुम ऐसे घर से बाहर निकली, मैं तुम्हारे पापा से शिकायत कर दूंगा। और वह हाथ पकड़े अपने मालिक की बेटी को अंदर जा रहा था। वह मैनेजर से अपना हाथ छुड़वा रही थी। मैं तो फिर से इस उलझन का शिकार हुआ था। मुझे सुबह ऑफिस भी जाना था, इसलिए मैंने लाइट बंद की और सो गया। सुबह जब मैं उठा, वह लड़की लॉन में थी। लॉन में लगे खूबसूरत फूलों को तोड़ रही थी, अपने ही काम में मग्न थी। मैं तैयार हो चुका था, लेकिन नाश्ते में अभी वक्त था, इसलिए अपने कमरे से बाहर नहीं निकल आया। धीरे धीरे चलता हुआ इस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वह शायद कोई गाना गुनगुना रही थी। बड़ी अच्छी मूड में लग रही थी। फूलों को इतने तोड़कर जब उसने अपने हाथ में लिया, एक कदम से पीछे पलटी थी। मैं उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, इसलिए मुझसे टकराते टकराते बची थी। मुझे हैरत से देखने लगी, फिर मुझे कहने लगी, कौन है आप? मैंने कहा, आपका किरदार। मेरी बात सुनकर वह घबराई। मैंने कहा, परेशान ना हो, मैं इस बैठक में किराए पर रहता हूँ, उसके बाबा के ऑफिस में काम करता हूँ। यह सुनकर तो उसके चेहरे की हैरत और परेशानी दोनों ही खत्म हुई थी। फिर कहने लगी, तो याद आया, मैनेजर साहब ने बताया था आपके बारे में। वैसे ही मुझे लड़कियों के दोस्ती करने का आदत थी, इसलिए लड़कियों से कैसे बात करनी है मुझे अच्छे से पता था। मैंने सोचा कि इस लड़की से दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं है, और मैंने यह भी सोचा कि इससे दोस्ती करने के बाद मैं खुद ही इससे पूछ लूँगा कि आखिर यह रात को अस्तबल में क्या करने जाती है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि
जो बात मुझे पता चलेगा वह मेरे होश उड़ा के रख देगी। मैंने कहा कि वैसे तो आप बस की बेटी हैं, मुझे यह बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर बोर होता रहता हूँ। अगर आप मुझे थोड़ी-सी कंपनी दें। मेरी बात पर वह मुस्कुराने लगी, कहने लगी, अकेली तो मैं भी होती हूँ। ठीक है, मैं जब फ्री होंगी तो आपके पास आ जाया करूँगी। मैंने कहा, थैंक यू सो मच। यहीं से हमारी बात का सिलसिला चल निकला था। अक्सर वह शाम के वक्त मेरे कमरे में आ जाया करती थी। मुझे मेरे कानपुर के बारे में पूछा करती थी, इधर-उधर की बातें करती थी। वह काफ़ी बातूनी किस्म की लड़की थी। बहुत जल्दी वह मेरी दोस्त बन चुकी थी। लेकिन जब मैं उससे यह पूछा कि आपको घोड़े कैसे लगते हैं, तो उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। फिर भी उसने कहा कि मुझे घोड़ों से बेहद मोहब्बत है। मैंने कहा, जब भी रात को आप अस्तबल में जाती हैं। इसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। कहने लगी, तुम मेरा पीछा करते हो, मुझ पर नज़र रखते हो। वह इस कदर गुस्से में थी कि मैं तो बौखला कर रह गया था। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही रात को आँख खुली थी तो मैं तुम्हें पीछे अस्तबल की तरफ जाते हुए देखा था। वह फौरन से खड़ी हो चुकी थी, गुस्से में से मुझे देखने लगी। मैं तो अपनी बात कह कर पछताया था। कहने लगी, तुम मुझे देखने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। मैंने कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता कि इसका बुरा मान जाओ, लेकिन इस लड़की ने मेरी बात नहीं सुनी। फौरन से गुस्से में मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गया था कि कहीं वह मेरी शिकायत न कर दे। रात को मैंने कमरे की सारी लाइट बंद कर दी। रात को मुझे वह अजीब सी आवाज़ तो आई, लेकिन मैंने उठकर देखने की हिम्मत न हुई। लेकिन एक सवाल मेरे अंदर मुझे बेचैन कर रहा था, वह यह कि वह पीछे करने क्या जाती है। लेकिन इससे यह बात पूछकर मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी थी। उसके बाद अगले ही दिन ऑफिस से बाहर जाते हुए सोच रहा था कि अब मैं उस लड़की से माफ़ी मांगकर फिर से दोस्ती कर लूँगा। रात को जब नौकरानी खाना लेकर आई तो मैंने नौकरानी से पूछा कि मुझे बॉस की बेटी से मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है। तो वह कहने लगी कि वह पीछे अस्तबल में हैं, इस वक्त घोड़े की देखभाल कर रही होंगी, तुम वहीं जाकर मिल लो। वहीं मैं यह सोच कर रहा था कि मैं अस्तबल जाऊं या ना जाऊं। मुझे उससे माफ़ी मांगनी थी और उससे दोस्ती करनी थी। इसलिए बेहिचक अपना धीरे-धीरे कदम उठाता हुआ इस बंगले के पीछे की तरफ जाने अब मैं अस्तबल के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वह घोड़े को अपने हाथों से नहला रही थी, इस पर पानी डाल रही थी और घोड़े उसकी काफ़ी करीब था। मैं हैरान में पड़ गया था कि वह माली की बेटी है, घोड़े को खुद क्यों नहला रही थी। हालांकि वहां पहले से घोड़े की देखभाल करने के लिए एक नौकर मौजूद था। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा था। मैं उसके पास आ गया। मैंने कहा, मैं कल की बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे वाकई आपके मामलों में दाखिल अंदाजी का कोई शौक नहीं है। आप मुझे माफ़ कर दें। लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी, आप अपने काम से काम रखा करें। मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं वाक़ई में बहुत शर्मिंदा हूँ। वह कहने लगी, आपको शायद इस बात का डर है कि कहीं मैं आपकी शिकायत अपने बाबा से ना कर दूँ और कहीं वह आपको नौकरी से ना निकाल दें। वह आप इसलिए मुझसे दोस्ती कर रहे हैं। बात उसकी बिल्कुल सही थी। मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं वह अपने बाबा से ना कुछ कह दे। उसके मुँह से यह सुनकर मैं फ़ौरन से इनकार कर दिया। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नौकरी का क्या है, वह तो मुझे और भी मिल जाएंगी, लेकिन मैं वाकई में शर्मिंदा हूँ। मेरी बात सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया। मैंने कहा, प्लीज़ आप मुझसे वैसे ही बातचीत कर सकती हैं जैसे पहले करती थी। कहने लगी, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, वरना एक बार मेरा दिल जिस शख्स से दुख जाए मैं दोबारा उससे बात नहीं करती हूँ। यह कहकर वह दोबारा घोड़े को नहलाने लगी। मैं वहाँ से वापस आ गया। अब 3 महीने दोबारा देखने की मैंने कोशिश ना की। वह लड़की पीछे अस्तबल में कि क्यों जाती है, लेकिन
एक बार मैंने देखा कि वह लड़की बेचैनी से पीछे जाने लगी। मैंने कहा, अब तो यह बात पुरानी हो गई है। मुझ पर फिर से भरोसा करने लगी है। अब वह मुझे पर शक भी नहीं करेगी। बस एक बार मुझे यह देखना था कि वह पीछे जाती क्यों है, और वह भी रात की इस वक्त। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और धीरे से चलता हुआ पीछे अस्तबल की तरफ जाने लगा कि मेरे पाँव लड़की की सिसकियों की आवाज़ सुनकर वहीं थम गई। वह रो रही थी। मैंने धीरे-धीरे अपने कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही मैं अस्तबल की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और अपने कमरे में वापस आ गया और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा भी बंद कर दिया। वह क्या था जो मैंने देखा था? मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ गया था। मैं सोचा भी नहीं था कि यह लड़की रात के इस वक्त पीछे अस्तबल में जाकर यह काम भी कर सकती है। कुछ देर बाद वह मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाने कोई आया था। मैं तो पूरा का पूरा हैरान रह गया था और मेरी जान इस वक्त हल्क में थी। वह लड़की मेरे कमरे के बाहर खड़ी थी। मुझे यही डर हुआ कि वह मुझे देख ना चुकी हो। मेरे कमरे में इस वक्त बिल्कुल अंधेरा था। मैंने कुछ देर बाद उठकर दरवाज़ा खोला और आंखों को ही मसलता जैसे मैं नींद से जगा हूँ अंदर आई। कहने लगी, तुम फिर से मेरे पीछे आए थे ना? मैंने कहा, नहीं, मैं भला आपका क्यों पीछा करूँगा। कहने लगी कि शायद मुझे लगता है कि वह मैनेजर का बच्चा है जो मेरे पीछे पड़ गया है। मुझसे कहने लगी कि मैनेजर अच्छा आदमी नहीं है। वह बात मैं हैरान से सुनने लगा। वह कहने लगी कि मैं इससे पीछा छुड़वाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि इसने मेरे बाप का सारा कारोबार काबू में कर रखा है और मैं अभी सिर्फ 12वीं क्लास में हूँ। अब तक मैं खुद बिजनेस संभालती ने जितनी नहीं हो जाती, इसको बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी है। लेकिन मुझे लगता है जैसे यह अंदर ही अंदर मेरे बाप की हर चीज़ पर कब्जा करने लगा है। मैंने कहा, तो फिर आपको अपने बाप से बात करनी चाहिए। वह बात सुनकर वह आंसू बहाने लगी थी। कहने लगी कि तुम सच नहीं जानते। कभी-कभी तो दिल चाहता है कि मैं तुम पर भरोसा कर लूं और तुम्हें सच बता दूं। मैंने कहा कि आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पीछे अस्तबल में ले गई। मैं यह नहीं जानता था कि मामला क्या है। मैं उस लड़की के बारे में कुछ गलत सोच नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मैं खुश था कि चलो, जिस राज का मैं पता लगाना चाहता था, वह लड़की खुद ही मुझे वहाँ ले जा रही है। वह मुझे अस्तबल की दूसरी तरफ ले गई। वहाँ मिट्टी का कुछ बना हुआ था। मैंने उससे पूछा कि यह क्या है? तो वह कहने लगी कि यह मैंने अपने बाबा को दफनाया है। यह बात की 2 साल हो चुके हैं। अब रात को मेरे बाबा सोए थे तो अचानक पता नहीं क्या हुआ। जब मैं सुबह उठी तो मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे। मैंने सोचा कि यह बात मैनेजर को बताऊं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि वह तो इस सारे प्रॉपर्टी का मालिक बन बैठा है और मैं इस वक्त इतनी समझदार नहीं कि मैं उससे यह सब हासिल कर सकूं। इसलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं बाबा को यही तबेले में दफना दूंगी और मैनेजर को बताऊंगी कि बाबा बाहर मुल्क में गए हैं, और जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और मैं कंपनी संभालने के लायक हो जाऊंगी तो मैं उस मैनेजर से अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी। यह मेरे बाबा की कब्र है, इसलिए जब भी मेरा बाबा की मुझे याद आती है, मैं यहाँ आकर रोया करती हूँ। मैं मैनेजर से परेशान हो गई हूँ। मैं उसे अपना हर चीज़ लेना चाहती हूँ। तो मैंने पूछा, क्या तुमको मुझसे कोई मदद चाहिए? उसने कहा कि हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो उस मैनेजर की सच्चाई पुलिस के सामने लाने में? मैंने कहा कि हाँ, ठीक है। उस रात हम दोनों ने एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत हम दोनों ने उस मैनेजर की सच्चाई सामने लाए और फिर पुलिस को एक वीडियो
बनाकर दिखाया, जिसके बाद उस मैनेजर को पुलिस पकड़कर ले गई। वह लड़की पूरी घर में अकेली थी, उसके माँ बाप में से कोई उसके साथ नहीं था। उस लड़की ने कहा, इतने दिनों में एक तुम ही थे जो मेरी इतनी मदद की और मुझे मेरा हिस्सा दिलाया। मुझे तुम बहुत पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उतनी दिनों में मैं भी उस लड़की को पसंद करने लगा था। उसकी बात यह सुन के मैं बेहिचक इस वक्त जवाब दिया कि हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली और मैं उसके कंपनी संभालने लगा और आगे की ज़िंदगी हम लोग खुशी भरे बिताने लगे। सो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कहानी लेके। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।